गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, आज एक और आपके कहने पर, आपकी डिमांड पर वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो है आधुनिक युग में शैक्षिक तकनीकी या शैक्षिक प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एरा। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में जानें, हम एजुकेशन का जो बेस है उसके बारे में जानना आवश्यक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एजुकेशन के 4 फाउंडेशन डिसिप्लिन हैं। फर्स्ट डिसिप्लिन है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार। सेकेंड, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दार्शनिक आधार। थर्ड, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। और फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का तकनीकी आधार। हम जानते हैं कि जो चारों आधार हैं ये कैसे काम करते हैं एजुकेशन के अंदर। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हर वेयर का आंसर देता है, कहाँ पर शिक्षा दें, समाज के किस क्षेत्र में कहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा दें, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन से हमें पता चलता है। जबकि फिलोसॉफिकल फाउंडेशन एवरी व्हाट का आंसर हमें देता है, सभी प्रकार के क्या का उत्तर हमें फिलोसफी देता है। जैसे जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इवन समाजशास्त्र क्या है, मनोविज्ञान क्या है, तकनीकी क्या है, हर एक क्या का आंसर हमें फिलोसफी देता है। तीसरे नंबर पे आता है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। ये हाउ का आंसर देता है हमें शिक्षा शास्त्र में। कैसे जाने हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में, कैसे रुचियों के बारे में जानें, कैसे हम किसी की आईक्यू के बारे में जानें, हर एक हाउ का आंसर, कैसे का आंसर साइकोलॉजी हमें देती है। जबकि अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेयर, व्हाट, हाउ सभी प्रकार का आंसर देती है। कहाँ पर शिक्षा देनी है, क्या शिक्षा देनी है और कैसी शिक्षा देनी है, तीनों का आंसर हमें टेक्नोलॉजी से मिलता है। तो यहाँ पर ये तो हमें पता चल चुका है कि टेक्नोलॉजी आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा के चारों आधारों में हमें दिखाई दे रहा है। आगे जानते हैं शिक्षा के और जो 2 वर्ड आ रहे हैं, शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब ये जानने के लिए हमें पृथक पृथक रूप से शिक्षा और तकनीकी के विषय में जानना होगा। दोनों जो इसमें टर्म्स आ रही हैं, पहली टर्म है एजुकेशन और दूसरी टर्म है टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों को अगर मिलाएं तो निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी बनता है। एक तरफ से शिक्षा और दूसरी तरफ से तकनीकी, दोनों को मिलाने पर शैक्षिक तकनीकी बनता है। एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को अगर हम देखें तो इसकी उत्पत्ति एडुकेयर शब्द से मानी गई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और उस भाषा में इसका अर्थ होता है टू राइज, टू नॉरिश, टू ब्रिंग अप, ऊपर उठाना, शिक्षा देना, लालन पालन करना या ऊपर की ओर उठाना। ये एडुकेशन का एक शाब्दिक अर्थ है। दूसरा अगर हम देखें शाब्दिक अर्थ तो एडुसियर लैटिन भाषा का ही एक और शब्द है, वहाँ से भी इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन माना गया है, जिसका अर्थ होता है टू ड्रॉ आउट, टू लीड आउट। ड्रॉ आउट का अर्थ होता है बाहर की ओर खींचना और लीड आउट का मतलब भी बाहर निकालने से माना जाता है। इसके अलावा तीसरा एक और शब्द एडुकेटम, जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका अर्थ होता है टू ट्रेन,
या प्रशिक्षण। तो एडुकेटम से भी एडुकेशन या शिक्षा के शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। और एडुकेटम में ई प्लस डुको, ई का अर्थ होता है आउट ऑफ, बाहर की ओर, जबकि डुको का अर्थ है टू लीड आउट, बाहर की ओर विकसित करना या निकालना। और संस्कृत में अगर हम देखें तो संस्कृत में शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति मानी गई है और इसका अर्थ होता है टू टीच या शिक्षित करना। आगे देखते हैं हम इसको, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जानें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एडुकेयर, एडुसियर, एडुकेटम, शिक्ष धातु और ई प्लस ड्यूको। अब हम जानते हैं टेक्नोलॉजी का एटिमोलॉजिकल मीनिंग। टेक्नोलॉजी का एटिमोलॉजिकल मीनिंग जैसे कि हम देख पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंग्लिश का वर्ड है जिसका अर्थ तकनीकी होता है हिंदी में, और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेक्सरे से मानी गई है जिसका अर्थ उस भाषा में होता है टू वीव, बुनना। जबकि ग्रीक भाषा के एक शब्द टेक्निकोस से भी टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति मानी गई है जिसका अर्थ होता है एन आर्ट, यानी कि कला। तो यहाँ पर कला और बुनना इसको भी तकनीकी के माध्यम से समझा जा सकता है और संस्कृत भाषा में इसको प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो ये था एटिमोलॉजिकल मीनिंग टेक्नोलॉजी का। अब हम जानते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर वही सब टर्म्स आपको दोबारा से देखने को मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी, टेक्सरे, टेक्निकोस, टेक्ने प्लस लोगोस और प्रौद्योगिकी। इंडिया, हमारे भारत में इन दोनों शब्दों को अगर हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें तो निश्चित रूप से शैक्षिक तकनीकी यानी कि शिक्षा और तकनीकी। तो शिक्षा दिवस कब होता है हमें निश्चित रूप से पता होना चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल डे या तकनीकी दिवस कब होता है ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। शिक्षा दिवस हमें सभी को पता है 11 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 11 मई को तकनीकी दिवस के रूप में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये दोनों 11 तारीख को मनाए जाते हैं। पर 11 नवंबर शिक्षा दिवस और 11 मई तकनीकी दिवस। यहाँ पर हम देखते हैं 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका जन्म हुआ था 1888 में। इसलिए 11 नवंबर को ही हम शिक्षा दिवस मनाते हैं, जबकि टेक्नोलॉजिकल डे 11 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सेकेंड टाइम जब इंडिया में परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया वो 11 मई को किया गया था, जबकि पहली बार 18 मई 1974 में किया गया और दूसरी बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे तो 11 मई 1998 में ये परीक्षण किया गया था। उस दिन से आज तक इस दिवस को हम टेक्नोलॉजिकल डे के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण दिवस जो कि शिक्षा से रिलेटेड हैं, जो कि आपके काम के हैं, और वो कौन कौन से हैं भारत के। सबसे पहले एजुकेशन डे, स्टूडेंट डे, लिटरेसी डे और टीचर्स डे। शिक्षा दिवस, शिक्षार्थी दिवस, साक्षरता दिवस और शिक्षक दिवस। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, शिक्षार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि शिक्षक दिवस 5 सितंबर में मनाया जाता है। देखते हैं इनसे कौन कौन से फिगर और कौन कौन से इंस्टीट्यूट रिलेट करते हैं। यहाँ पर जैसा कि पता ही है कि शिक्षा दिवस जो कि 11 नवंबर को मनाया जाता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है, जबकि 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। 8 सितंबर को यूनेस्को के द्वारा 1966 में लिटरेसी डे घोषित किया गया था। तब से लेकर आज तक हम इसी दिवस को लिटरेसी डे या साक्षरता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और 5 सितंबर को 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और सेकंड नंबर के वो राष्ट्रपति बने, उनके कारण हम शिक्षक दिवस मनाते हैं।
आगे देखते हैं। अगर पूरी दुनिया में हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहें तो सबसे पुरानी, सबसे अर्वाचीन और सबसे नई, यानी कि प्राचीन और अर्वाचीन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे प्राचीन टेक्नोलॉजी का अगर जो उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँ तो वो है एबेकस। एबेकस लगभग ईसा के 2000 ईस्वी पूर्व चाइना में इसके साक्ष्य मिले हैं, जबकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी अर्वाचीन तकनीकी कंप्यूटर है, जिसे हिंदी में अभिकलित्र भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले शिक्षण मशीन 1926 में प्रयोग में लाई गई, जिसका आविष्कार सिडनी लेविट प्रेसे, जो कि ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए के प्रोफेसर थे, उन्होंने किया था। और मैं बताना चाहूँगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो शब्द है ये 1967 में ब्रेनमोर जॉन्स रॉबर्ट के द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, प्रथम रूप में अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं तो 3 वाक्यों के थ्रू हम इसके अर्थ को समझ सकते हैं। सबसे पहला वाक्य है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान को संचय करना। मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा वैदिक काल की ओर, जहाँ पर प्रकृति के आंचल में शिष्यों को गुरुकुल में जाना पड़ता था और वहाँ पर जाके उनकी सभी प्रकार की एजुकेशन हुआ करती थी। गुरुकुल की जो व्यवस्था थी वो राज्यों से दूर, जंगलों में, या फिर ये कह सकते हैं कि पहाड़ों की तलहटी में, गुफाओं में, वहाँ पर हुआ करती थी। गुरु के मृत्यु के बाद उसका ज्ञान भी मर जाता था। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव हो पाया है कि अगर गुरु नहीं है तो उसके द्वारा दिया गया लेक्चर हम रिकॉर्ड करके बाद में भी सुन सकते हैं। उसके द्वारा लिखित पुस्तकों के माध्यम से भी हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रथम अगर मैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ की बात करूँ तो वो अर्थ ज्ञान को संचित करने के रूप में हम देख सकते हैं। जहाँ पर कि ज्ञान मरता नहीं है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो ज्ञान जो है एक तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है। सेकंड मैं बताना चाहूँगा ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रसार करना। वैदिक काल में अगर एक गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है तो निश्चित रूप से वो कुछ 100 या कई सैकड़ों विद्यार्थियों को या अपने शिष्यों को एक साथ पढ़ा सकता था, परंतु उससे ज़्यादा विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाना संभव नहीं था। आज टेक्नोलॉजी के कारण ये संभव हो पाया है कि लाउड स्पीकर के माध्यम से या डायरेक्ट टेलीकास्ट के माध्यम से हजारों लाखों जो शिष्य हैं उनको एक साथ एक टीचर, एक मेंटर, एक गुरु पढ़ा सकता है। और ये संभव हो पाया है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब इसमें कई सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं। पहले तो टेलीफोन था, रेडियो था, आज हम देखें तो टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन, उससे ना सिर्फ हम अपने गुरु की आवाज़ सुन सकते हैं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ पर शैक्षिक तकनीकी का जो दूसरा अर्थ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज के माध्यम से है। और तीसरा और अंतिम मैं अगर बताना चाहूँ तो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास करना। ज्ञान का विकास करने को हम इस तरह समझ सकते हैं कि आज से लगभग 100 साल पहले कुछ ही विषय हुआ करते थे, जैसे गणित हो गया, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, कला हो गई, ये कुछ ही विषय होते थे। धीरे धीरे इनमें बाइफर्केशन होने लगा। जो साइंस था, साइंस में जो बाइफर्केशन हुआ वो अगर हम देखें तो वो बाइफर्केशन जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रूप में हुआ, जबकि सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और सोशलॉजी के माध्यम से हम जान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अन्य अलग अलग विषयों में भी बाइफर्केशंस होने लगे। आज अगर हम देखें तो ये और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न जाने कितने विषय बन चुके हैं। और ये जो विकास हुआ है ये सिर्फ रिसर्च के माध्यम से हो पाया है संभव। जब हमारे और आपके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करते हैं तो एक डिसिप्लिन में से अन्य डिसिप्लिन विकसित होके विकास होके वो हमारे समक्ष आ जाते हैं। रिसर्च के लिए हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है जो कि टाइपराइटर से हुआ करती थी पहले, आजकल कंप्यूटर से होती है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि उसका एनालिसिस वो कैलकुलेटर से होता है। तो कैलकुलेटर, टाइपराइटर या आज का कंप्यूटर निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का एक सशक्त उदाहरण है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज में भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। आइए देखते हैं इन्हीं तीनों में कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले जो है ज्ञान को संचित करना, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। तो प्रिजर्वेशन में टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से प्रिजर्व कर सकते हैं, एनसाइक्लोपीडियाज़ के माध्यम से, डिक्शनरीज़ के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से। सेकंड नंबर पे है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ट्रांसमिशन में कौन कौन से मीन्स हैं? रेडियो, लाउड स्पीकर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा। और थर्ड नंबर पे है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं? कैलकुलेटर, टाइपराइटर, प्रिंटिंग मशीन, कंप्यूटर और इंटरनेट। तो ये जो कुछ ऐसे मीन्स हैं वो इसके संदर्भ में हम जान सकते हैं। अब जानते हैं हम सेकेंड मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहले क्लासरूम के अंदर आने वाले जो स्टेप्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करना। सेकेंड, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी, समुचित शिक्षण व्यू रचना का चयन करना। थर्ड, यूज ऑफ सेलेक्टेड टीचिंग स्ट्रेटेजीज, चयनित शिक्षण व्यू रचना का प्रयोग करना। फोर्थ, डिटरमाइंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इवेल्युएशन, निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों का मूल्यांकन करना। एक कक्ष में एक टीचर, एक क्लासरूम में एक टीचर जब टीचिंग करता है तो उसकी टीचिंग करने से बच्चों की इवेल्युएशन करने तक के ये चारों स्टेप्स आप देख सकते हैं। अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्लासरूम में आने से पहले एक टीचर अपने जो भी उसको लेसन पढ़ाना है उसको वो डिटरमाइन करता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स उसके पहचानता है और उसके बाद उससे रिलेटेड वो सेकेंड स्टेप में क्या करता है, टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बनाता है। जिस प्रकार की टीचिंग स्ट्रेटेजी बनाता है फिर क्लासरूम में जाके उनको एडमिनिस्ट्रेट करता है, यूज़ ऑफ सेलेक्टिंग या सेलेक्टेड टीचिंग स्ट्रेटेजीज, और बाद में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया है या नहीं इसके बारे में वो डिटरमाइंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इवेल्युएशन करता है। तो ये जो चारों स्टेप्स हैं निश्चित रूप से ये भी सेकेंड मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जाने जाते हैं। इसको हम एक स्पाइरल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। स्पाइरल में अंदर से अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप आया अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करना, सेकेंड समुचित शिक्षण व्यू रचनाओं का चयन किया गया, थर्ड में चयनित शिक्षण व्यू रचनाओं का प्रयोग किया गया, फोर्थ में निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों का मूल्यांकन किया गया। और ये चारों स्टेप कहाँ की तरफ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं शैक्षिक तकनीकी की ओर। तो ये सेकेंड मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आर्थर एलन लिम्स्टेन जो कि एक अमेरिका के मैं ये कह सकता हूँ व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे, एन अमेरिकन अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट, जिनका जन्म 1913 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1979 में 79 न कह के बल्कि 1989 बोलूँगा मैं हुई थी। उन्होंने सबसे पहले शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों की व्याख्या करी और उन्होंने बताया कि शैक्षिक तकनीकी 3 प्रकार की होती है। पहली हार्डवेयर अप्रोच, कठोर शिल्पोपागम, सेकेंड सॉफ्टवेयर अप्रोच, कोमल शिल्पोपागम, और थर्ड सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली विश्लेषण।
इनको तीनों को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1, 2 और 3 के माध्यम से जानते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट जो है जेम्स ओ फिन ने इसमें बहुत वर्क किया, जबकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 में BF स्किनर और रॉबर्ट गैने ने काफ़ी वर्क किया, और 3 में अगर मैं देखूं तो IK डेविस ने इसमें बहुत वर्क किया है। आइए जानते हैं इन्हीं तीनों के विषय में और थोड़ा सा। सबसे पहले हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच को भी फर्दर हम 3 अलग अलग भागों में कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, और वो देख रहे हैं आप। विजुअल टीचिंग एड्स, दृश्य शिक्षण सामग्री। 2 ऑडियो टीचिंग एड्स, श्रव्य शिक्षण सामग्री। और 3 ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हार्डवेयर को हमने 3 भागों में आगे डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि हार्डवेयर के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिलता है, तो वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अगर हम समझें, हमें पता है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, वो 5 होती हैं: टंग, स्किन, नोज़, ईयर और आइज़। तो सबसे ज़्यादा ज्ञान कौन सी ज्ञानेंद्रिय से मिलता है? एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, एक एजुकेशनिस्ट हुए हैं जिनका नाम है कबन। कबन ने अपनी रिसर्च में बताया कि सबसे ज़्यादा जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो निश्चित रूप से किस सेंस से आता है, ये यहाँ पर आप देखेंगे। अगर मैं कहूँ टंग की बात, तो टंग से सिर्फ 1% ही लर्निंग होती है, जबकि स्किन, जिसे हम टच के थ्रू जब सीखते हैं, 1.5% ही हम लर्निंग कर पाते हैं। नाक, या जिसे स्मेलिंग कहते हैं, स्मेलिंग के थ्रू हम 3.5% ही लर्निंग कर पाते हैं, जबकि सुनकर, कान के द्वारा 11% हियरिंग होती है, और सबसे 11% लर्निंग होती है। और सबसे ज़्यादा जो लर्निंग मानी जाती है वो देखकर होती है, 83%। तो इसी वजह से ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और हार्डवेयर का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे की लर्निंग में। आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आ गया नंबर 2, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को भी हम फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: हार्डवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नॉन रिलेटेड सॉफ्टवेयर। यहाँ पर नंबर 3 पे हम देखते हैं सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली विश्लेषण, जिसको डिफाइन किया था IK डेविस और हार्टले ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रणाली विश्लेषण का अर्थ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू सिस्टम एनालिसिस। सबसे परफेक्ट इसकी डेफिनेशन है। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू सिस्टम एनालिसिस। आगे देखते हैं अब इन्हीं के बारे में। यहाँ पर टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री जो हम यूज़ करते हैं, विजुअल एड्स के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको। तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया था। तो सबसे पहले विजुअल कौन कौन से ऐसे एड्स हैं जो सामान्यतः शिक्षक या टीचर्स क्लासरूम में लेके जाते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो। तो सबसे पहले चार्ट्स। यहाँ पर आप चार्ट देख रहे हैं, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं टीचर। और 2 नंबर पे मैंने दिया है बार चार्ट। बार चार्ट। 2 के बाद 3rd नंबर पे आता है क्लस्टर चार्ट। 4th नंबर पे कॉलम चार्ट। तो ये डिफरेंट टाइप के चार्ट्स जो है यूज़ करते हैं टीचर। और लास्ट में आता है पाई चार्ट। इसके बाद ग्लोब का यूज़ करते हैं टीचर विजुअल टीचिंग एड्स में। ग्लोब के बाद मैप्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद मैप के बाद जो है मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। मॉडल्स आप देख रहे हैं। बुलेटिन बोर्ड, समाचार जो पट्टी है उसका प्रयोग किया जाता है लर्निंग के लिए। इसके अलावा चॉक बोर्ड, शामपट का प्रयोग किया जाता है। ड्राइंग बुक्स का प्रयोग किया जाता है लर्निंग में। ड्राइंग बुक्स के अलावा एग्जीबिशंस में लेकर जाते हैं बच्चों को लर्निंग के लिए। फिल्म स्ट्रिप्स के माध्यम से भी बच्चों को दिखाकर लर्निंग कराई जाती है। फ्लैश कार्ड्स, फिल्म बुक्स या चित्र वाली पुस्तकें, इसके अलावा इलस्ट्रेटेड बुक्स, पिक्चर्स, पोस्टर्स,
फोटोग्राफ्स और इसके अलावा स्लाइड्स जो कि प्रोजेक्टर के थ्रू चलाई जाती हैं। एपिडाइस्कोप, एक छोटे ऑब्जेक्ट को हम इससे प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं। मैजिक लैंटर्न जो कि प्रोजेक्टर का फोरफादर कहा जाता है। और ये आ गया एलसीडी प्रोजेक्टर, अब तो एलईडी प्रोजेक्टर्स भी आ गए हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फोटो एल्बम, मोकअप्स, डिफरेंट टाइप के मोकअप्स, माइक्रोस्कोप, फेलेलेंट बोर्ड, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, फेयर्स, मेलों में भी लेकर जाते हैं बच्चों को लर्निंग के लिए, और ड्रामेटाइजेशन, लर्निंग बाय डूइंग, और लास्ट में हम देखते हैं टीचिंग मशीन। तो ये थे हमारे विजुअल टीचिंग एड्स। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं ऑडियो टीचिंग एड्स। सबसे पहले एजुकेशनल रेडियो जैसे ऑल इंडिया रेडियो। सेकंड नंबर पे ग्रामोफोन, 3 टाइप के फ़ोन्स हुआ करते थे, रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, एलपी, जेपी और ईपी। लाउड स्पीकर से भी सीखते हैं बच्चे। टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, मोबाइल फ़ोन्स और ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। आजकल तो पेन ड्राइव ने ये सब कुछ इनको रिमूव कर दिया है। डीवीडी प्लेयर भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म से ही हो गए हैं। तो ये थे ऑडियो एड्स। अब लास्ट में देखते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। सबसे पहले टेलीविज़न, सेकेंड नंबर पे एलसीडी, थर्ड नंबर पे लर्निंग बाय डूइंग, फोर्थ नंबर पे इंटरनेट, और इंटरनेट के बाद हम ये देख सकते हैं यहाँ पर ब्रॉडबैंड और साइबर कैफ़े में ये यूज़ किए जाते हैं। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच, हार्डवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर रिलेटेड में रेडियो अगर हार्डवेयर है तो रेडियो का जो स्वर है वो सॉफ्टवेयर हो गया, जो जिसमें कि हम ज्ञान ले रहे हैं। कंप्यूटर अगर हार्डवेयर है तो उसके अंदर आने वाला जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर हो गया। OHP अगर हार्डवेयर है तो उसकी स्लाइड सॉफ्टवेयर हो गई। प्रोजेक्टर के कार्यक्रम भी सॉफ्टवेयर हो गए। ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ जो मैटर है, जो लेख है, वो सॉफ्टवेयर हो गया। टेलीविज़न के अंदर आने वाला कार्यक्रम सॉफ्टवेयर हो गया। टेलीफोन अगर हार्डवेयर है तो उसका आने वाला जो स्वर है जो हमें कान में सुनाई देता है वो सॉफ्टवेयर हो गया। बुक्स अगर हार्डवेयर है तो उसमें लिखा हुआ जो ज्ञान है वो सॉफ्टवेयर हो गया। ग्लोब पर दिया हुआ ज्ञान भी सॉफ्टवेयर हो गया। टेप रिकॉर्डर का स्वर भी सॉफ्टवेयर के रूप में हम देख सकते हैं। अब हार्डवेयर नॉन रिलेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजीज़, शिक्षण व्यू रचनाएँ, टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियाँ, टीचिंग टैक्टिक्स, शिक्षण युक्तियाँ, टीचिंग टेक्निक्स, शिक्षण प्रविधियाँ, टीचिंग मॉडल्स, शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग थ्योरीज, शिक्षण सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल्स, शिक्षण नियम, और टीचिंग मैगजिम्स। ये सब हमारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नॉन रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो गए। और सिस्टम एनालिसिस जो तीसरा प्रकार है इसका, अगर उसके बारे में जाने, जैसे मैंने पहले बताया था, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू सिस्टम एनालिसिस। इसका उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई बुक है और उस बुक में 3 अलग अलग चैप्टर हैं जो कि एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3 के माध्यम से देख रहे हैं, तो उन चैप्टर्स में भी अलग अलग बाइफर्केशन ज्ञान का होता है। जैसे कि आप नीचे 1.1, 2.1 और 3.1 देख रहे हैं, और उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट अंदर और होते हैं। तो ये एक सिस्टम एनालिसिस का ऑर्गेनोग्राम है जो कि आप देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के पक्ष या स्वरूप। 3 पक्ष होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हिंदी में कहा जाता है अदा, प्रक्रिया और प्रदा। इसको हम कंप्यूटर के जो टर्म्स हैं उसके थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे प्री एक्टिव फेज, पूर्व क्रिया अवस्था, इंटर एक्टिव फेज, अंत्य क्रिया अवस्था, और पोस्ट एक्टिव फेज, जिसे हम अंतिम क्रिया अवस्था के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं हम शैक्षिक तकनीकी को प्रभावित करने वाले कारक।
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहले आर्थिक कारक हैं, नैतिक कारक हो गए मॉरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल कारक हो गए तकनीकी कारक, इसमें साइंटिफिक फैक्टर्स हो गए वैज्ञानिक कारक, राजनैतिक कारक जिसे पॉलिटिकल फैक्टर्स बोलते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मनोवैज्ञानिक कारक, नेशनल फैक्टर भी होते हैं राष्ट्रीय कारक, कल्चरल फैक्टर सांस्कृतिक कारक भी होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं प्रभावित करते हैं, ज्योग्राफिकल या भौगोलिक कारक भी होते हैं, सोशलॉजिकल या सामाजिक कारक भी होते हैं, इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय कारक भी होते हैं और एजुकेशनल फैक्टर्स भी होते हैं और सो ऑन। बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो शैक्षिक तकनीकी को प्रभावित करते हैं। लास्ट में हम जानते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्षेत्र। इसमें सबसे पहले शिक्षण प्रक्रिया, सेकंड शिक्षण प्रतिमान, थर्ड नंबर पे शिक्षण नीतियाँ, प्रणाली उपागम, शिक्षण विधियाँ, अधिगम सिद्धांत, सूक्ष्म शिक्षण, पृष्ठपोषण, अनुवर्ग शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षण प्रविधियाँ, टोली शिक्षण, कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम, शिक्षण सूत्र, अंतिम प्रक्रिया, पाठ योजना, पूर्व प्रक्रिया, व्यवहार परिष्करण, शिक्षण नियम, क्रियात्मक अनुसंधान, अनुवर्ग शिक्षण, शैक्षिक प्रशासन, अंत्य प्रक्रिया, शैक्षिक पर्यवेक्षण, शिक्षण कौशल, शिक्षण मशीन, शिक्षण नियोजन, शिक्षण संगठन, इसके साथ साथ शैक्षिक अग्रसरण, शैक्षिक मूल्यांकन, शिक्षण स्तर, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशात्मक तकनीकी, व्यवहारिक तकनीकी और अनुदेशात्मक रूपरेखा। तो ये था शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र। लास्ट में शैक्षिक तकनीकी के रूप जानते हैं। सबसे पहले टीचिंग टेक्नोलॉजी जिसे शिक्षण तकनीकी कहा जाता है, दूसरा बिहेवियरल टेक्नोलॉजी व्यवहारिक तकनीकी कहा जाता है, थर्ड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी अनुदेशात्मक तकनीकी हिंदी में कहा जाता है, फोर्थ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन अनुदेशात्मक प्रारूप, करिकुलम टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम तकनीकी, एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी प्रशासनिक तकनीकी, साइबरनेटिक साइकोलॉजी पृष्ठपोषण विज्ञान मनोविज्ञान कहा जाता है इसको, और ट्रेनिंग साइकोलॉजी प्रशिक्षण मनोविज्ञान तकनीकी, सिस्टम एनालिसिस प्रणाली विश्लेषण। तो ये थे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कुछ बातें। आशा करता हूँ कि आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। थैंक यू।